हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लॉयर्स लग्जरीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सैलून सर्विसेज और जो सैलून के अलावा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। और सैलून सर्विसेज यानी कि जो नॉर्मली हेयर कटिंग की सर्विसेज होती है, शेविंग की सर्विसेज होती है, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अगर हम अभी देखेंगे तो करेंटली अभी कंपनी ने ट्रूफिट एंड हिल करके ये जो एक फ्रेंचाइजी है ये कंपनी ने ली हुई है, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और यहाँ पे इंडिया में इसकी ऑपरेशन चलाने के लिए यहाँ पे कंपनी को इसका फ्रेंचाइजी मिला हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अभी अगर हम कंपनी के करंटली स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 14 कंपनी के टोटल स्टोर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं, क्योंकि अराउंड 7 सिटीज़ के अंदर अभी ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम फ्रेंचाइजी की अगर हम बात करेंगे तो 2043 तक उनके पास में फ्रेंचाइजी है, यानी कि अगर आप देखोगे मोर देन 20 ईयर्स अभी करंटली और बाकी है कंपनी की फ्रेंचाइजी को, तो वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। तो ये जो कंपनी है ये अपने जो ब्रांड नेम है ट्रूफिट एंड हिल, इस नाम से वो कंपनी यहाँ पे चलाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे इंडिया हो गया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, ये यहाँ पे ये इनके जो एग्रीमेंट्स है वो यहाँ पे हमें नजर आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी को यहाँ पे एक एडिशनल फ्रेंचाइजी का भी उन्हें यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी उनको मिली है, जिसका नाम है मैरी COHR 2019 में उनको मिली थी, जो कि एक फ्रेंच ब्यूटी सैलून है। वो भी आने वाले टाइम पे यहाँ पे ये कंपनी हमें ओपन करती हुई नजर आएगी अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बेस पे फोकस नहीं होने वाला है, यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया में भी ये कंपनी का फोकस हमें नजर आने वाला है। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो लग्जरी ब्रांड वगैरह अगर आप देखोगे, खास करके सैलून सर्विसेज की अगर आप बात करोगे, तो वहाँ पे मुझे जनरली ये लगता है कि जो हमारी टायर 1 टायर 2 सिटीज़ है वहाँ पर आपका बिजनेस ये नहीं बन सकता। अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस को अगर आपको डेवलप करना है तो मेट्रो सिटीज़ में आपका यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग ज़्यादा स्पेंड करने में मेरे ख्याल से ज़्यादा मानते हैं। बाकी अगर आप टायर 1 टायर 2 सिटीज़ की अगर आप बात करोगे तो वहाँ के लोग इतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करते, और वहाँ पर अगर आप देखोगे इतने ज़्यादा सैलून वगैरह है, तो ये कॉम्पिटिशन अगर आप देखोगे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ये मार्केट मेरे ख्याल से तभी हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा, तब लोगों की इनकम कंटिन्यूसली लगातार अच्छे तरीके से इंक्रीज होगी। और जो हमारा इनकम इनइक्वालिटी का डिफरेंस है, यानी कि जो अभी अगर आप देखोगे पुअर इतना पुअर है, रिच काफ़ी रिच है, तो वो डिफरेंस जब तक हमारा कम नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से इन कंपनीज के लिए काफ़ी फिनोमिनल नंबर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे आजकल अगर आपके वहाँ पे कोई नॉर्मल अगर हेयर कटिंग का बंदा अगर एकदम अच्छा खासा उन्होंने अगर शोरूम ओपन किया होता है, और वो भले ही अगर आपसे 150 रुपये लेगा हेयर कटिंग के, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जाओगे। लेकिन अगर उसके पास में अगर आपको 100 रुपये होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑफिस वगैरह सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप 100 रुपीज़ देके वहाँ पे कटा के आ जाओगे। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो आप देखेंगे क्यों ना मैं भी थोड़ा एक प्रीमियम जगह जाके मैं मेरा हेयर कटिंग वगैरह करवा के आऊँगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अनटिल एंड अनलेस एक अच्छी खासी हमारा जो पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे $2,500 के लगभग हमें नजर आता है, वो जब तक मेरे ख्याल से $4-5 नहीं जाएगा तब तक मेरे ख्याल से ये जो 150-200 रुपये वाले जो हेयर कटिंग वाली कंपनीज है वो इतना ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे नहीं बना पाएगी। अब अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव रैंक की अगर आप बात करोगे तो देखिए, ब्रांड नेम तो ये काफ़ी अच्छा है ट्रूफिट करके अगर आप देखोगे। हाँ, वैसे आप में से बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ग्लोबली ये जो ट्रूफिट करके इसका नाम काफ़ी अच्छा यहाँ पे चलता है। बाकी प्रमोटर्स को इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और ई कॉमर्स पे भी यहाँ पे कंपनी का फोकस हमें नजर आता है, यानी कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करती है तो वहाँ पे एक तो इनके जो नॉर्मली स्टोर्स है वहाँ पर भी वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पे ऑनलाइन भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। और कंपनी के जो सैलून्स वगैरह होते हैं वो एकदम अच्छे खासे एरिया में होते हैं, जहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे कि मतलब एक बार के लिए वहाँ पे और कोई सैलून्स वगैरह नहीं है। तो वैसी चीज़ें मेरे ख्याल से प्राइम लोकेशन सैलून में मुझे कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि मैंने तो ऑलमोस्ट अगर हर गली में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक सैलून डेफिनेटली नजर आएगा, और आजकल तो अगर आप देखोगे एक गली के अंदर 3-4 सैलून आपको नजर आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से सैलून के अंदर कोई प्राइम लोकेशन नहीं होता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए नए स्टोर्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है यानी कि जो 1 साल के अंदर में ड्यू हो जाती है तो उसे रीपे करने के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो एक रीजन ये भी है कि जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं तो वो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है।
अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए श्री कृष्णा मुकेश गुप्ता जी और प्लूटस ट्रेड एंड कमोडिटीज एलएलपी ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एसेट की अगर आप बात करोगे तो 25 करोड़ से यहाँ पे 26 करोड़ पे ये एसेट का नंबर हमें नजर आता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरली कोई एसेट वगैरह रहता नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट वगैरह है तो वो इन्वेंटरी वगैरह कहला जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो इन्वेंटरी आपकी जाती है, फिर वापस से नई इन्वेंटरी आती है, तो वो एक यहाँ पे रहता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लैंड वगैरह तो रहता नहीं है। अगर आपने ये इनके जो भी मेरे ख्याल से 7 के 7 जो स्टोर है वो इन्होंने रेंट पे लिए होंगे और उसे रेंट पे ये ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 28 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगले साल कोविड आया था तो प्रॉब्लम हुई थी, तो 18 करोड़ का ही रेवेन्यू अर्न हुआ था। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे इसे 20 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो देखा जाए डेफिनेटली यहाँ पे कोई कंपटीटिव एडवांटेज कंपनी को नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ स्टोर है, यानी कि अभी कंपनी के करंटली 7 स्टोर्स और वहां पर अगर 21 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे हम तो पर महीने का, अगर हम पर मंथ के रेवेन्यू की अगर आप बात करोगे तो 3 करोड़ के लगभग का, सॉरी 3 करोड़ नहीं होगा क्योंकि 21 करोड़ को अगर हम डिवाइड बाय 12 अगर आप करोगे तो हार्डली 1.8 या 1.9 करोड़ के लगभग का पर मंथ का रेवेन्यू कंपनी का नजर आता है। और वहां पर अगर आप देखोगे अगर कंपनी के 7 स्टोर से, तो ये हमें क्या इंडिकेशन देता है कि हार्डली 20 से 25 लाख रुपए का रेवेन्यू कंपनी एक स्टोर से अभी अर्न कर रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमें सीधा क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि लोग यहाँ पे ज्यादा स्पेंडिंग की वजह से जो ब्रांड नेम कंपनी का है तो वहां पे इतना लोगों को अभी नहीं पता है, तो इसीलिए हमें ये रेवेन्यू के नंबर्स अभी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने तो एक्चुअली में जो इतने अच्छे अच्छे सैलून्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको एक 2 घंटे की वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने जनरली देखा है कि उनका साल में 15-20 लाख रुपए का उनका नेट प्रॉफिट आता है। और ये कंपनी का अगर आप देखोगे अभी 9 करोड़ के लॉस में हमें ये कंपनी नजर आती है। डेफिनेटली यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है और उतना ज्यादा रेवेन्यू अभी तक कंपनी अर्न नहीं कर रही है। और अगर आने वाले कंपनी में अगर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी और नए स्टोर्स ओपन करेगी और वहां पर भी अगर अच्छा रेवेन्यू अर्न नहीं होता है, और अगर कंपनी की रेवेन्यू की विजिबिलिटी अगर आप देखोगे, यानी कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आप रेंट ले रहे हो तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको पे करना पड़ेगा, आपका जो नया स्टाफ होगा उसका आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो अगर किसी मंथ में भी अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं वहां पे डेफिनेटली ये फर्क हमें यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 30 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 40 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे। 24 करोड़ का हमें ये आईपीओ नजर आता है, जिसमें से 12 करोड़ का रिटेल कोटा है और 12 करोड़ का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली आईपीओ तो एक तरीके से 24 करोड़ का हमें यहाँ पे थोड़ा बड़ा नजर आता है। और जो कि अगर आप देखोगे जिस तरीके से बहुत सारे आईपीओ अगर आप देखोगे सेम डेट पे हमें बहुत सारे आईपीओ नजर आ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि इस आईपीओ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें मार्केट का देखने को नहीं मिले। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 7 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 10 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 11 अक्टूबर को हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी लॉस में, अगर हम ईपीएस की बात करेंगे 35 रुपए का नेगेटिव ईपीएस हमें नजर आता है, और एनएवी की भी अगर आप बात करोगे तो 8 रुपए की एनएवी हमें कंपनी की नजर आती है, और 40 रुपए पे ये कंपनी शेयर दे रही है। देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर हमें यहाँ पे अराउंड 5 टाइम्स नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कोई सस्ते पे ये कंपनी शेयर नहीं दे रही है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए इस टाइम पे बहुत ज्यादा आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो उसके अंदर क्या इसमें कुछ एक्साइटिंग स्टोरी हमें नजर आ रही है? तो मेरे ख्याल से कुछ ना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। मेरे ख्याल से तो अवॉइड करने ही सही रहेगा, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ से भी अवॉइड करना चाहिए, और मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईपीओ अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि लॉयर्स लग्जरीज के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।